फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 5th के अंतर्गत उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। परिक्रमण काल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी उपग्रह को किसी ग्रह की एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि जे हमारा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, इसका केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल। तो इस ग्रह के चारों ओर कोई कृत्रिम उपग्रह या कोई भी उपग्रह एक परिक्रमा करने में जितना समय लेता है उस समय को बोलते हैं परिक्रमण काल और इसे कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी उपग्रह को किसी ग्रह की एक परिक्रमा पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल कहते हैं तथा इसे कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल 84.4 मिनट होता है। यानी एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के निकट किसी उपग्रह को 84.4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया परिक्रमण काल की डेफिनेशन। अब आता है इसका फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, तो हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र कुछ वैसे ही रहेगा जैसा हम पहले भी बनाते आए हैं। मान लीजिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R, केंद्र O और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल। कोई उपग्रह जो पृथ्वी से स्मॉल h दूरी पर इसके चारों तरफ एक परिक्रमा कर रहा है, इसको बोलते हैं पार्किंग कक्षा, जिसमें वो परिक्रमा करता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल है, जिस वेग से परिक्रमा कर रहा है वो वेग है कक्षीय वेग। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R+h। क्लियर, चित्र पिछला वाला ही जैसा है। तो लिखेंगे माना कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी की सतह से स्मॉल h दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसका परिक्रमण काल कैपिटल T है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी थ्योरी है जिसको हम लिख सकते हैं तब नई लाइन से। परिक्रमण काल कैपिटल T है तब परिक्रमण काल बराबर देखिए, एक फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसा होता है ना,
चाल बराबर दूरी बटे समय। समय मतलब परिक्रमण काल। तो यहाँ से मैं समय बराबर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो परिक्रमण काल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बटे चाल। चाल कौन सी हो जाएगी, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल। समझ गए इस बात को, बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन, उस फॉर्मूले से हमने जो फॉर्मूला बनाया। ठीक है, परिक्रमण काल को हम टी से लिख रहे हैं तो टी बराबर दूरी। दूरी क्या होगी, देखिए एक परिक्रमा पूरी करने में वो कितनी दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो दूरी मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जी हो जाएगी आर प्लस एच। समझ गए ना, तो जी हो जाएगा दूरी की जगह 2 पाई आर, आर की जगह आर प्लस एच। जी उस वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या आर प्लस एच बटे कक्षीय चाल। कक्षीय चाल क्या हो जाएगी, भी ओ। ठीक है, तो परिक्रमण काल टी बराबर 2 पाई आर प्लस एच बटे भी ओ। क्लियर। बीओ की वैल्यू हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ी है अभी। ठीक है, बीओ की वैल्यू पिछले फॉर्मूले में कच्ची चाल हमने पढ़ी थी ना, वो वैल्यू यहां पर हम यूज करेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं आगे। इसके बीओ का मान कितना था वो मैं यहां पर रख दे रहा हूं। ठीक है, तो बीओ के देखिए वहां समीकरण नंबर 2 आया था पिछले क्वेश्चन में, वो ही मान लिख रहा हूं मैं। यहां लिख देना, चूंकि कक्षीय चाल भी ओ बराबर, ये फॉर्मूला आया था √GM बटे आर प्लस एच। ये वैल्यू हम यहां पर यूज करें। तो VO का मान, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। VO का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू हम इसलिए नहीं लेंगे, VO का वो पृथ्वी के निकट की वैल्यू है। जब वो पृथ्वी के समीप चक्कर लगा रहा है तब वो वैल्यू आती है √GR। अब इसमें जरूरी थोड़ी है कभी वो पृथ्वी के निकट ही चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी से दूर भी लगा सकता है। तो जे फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यदि पृथ्वी के निकट चक्कर लगा रहा है तो VO बराबर √GR का यूज करेंगे। तो जे वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। तो जैसे ही मैं वैल्यू जी यहाँ पर रखूंगा तो इसका नया रूप बन जाएगा GM बटे आर प्लस एच। बटे के नीचे बटे पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी। देखिए पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई जैसे का जैसा, आर प्लस एच जैसे का जैसा। जब पलट के क्या हो जाएगा, √R प्लस एच बटे GM। ठीक है, देखिए टी बराबर 2 पाई जैसे का जैसा जी, आर प्लस एच को मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। एक बात को समझना, जैसे कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर लिखी है, जैसे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। जब कोई चीज़ बाहर है उसको अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर उसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो जैसे जी आर प्लस एच है, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर लाते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, तो देखिए जी अंडर रूट के अंदर जाएगा तो जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, और एक आर प्लस एच अंडर रूट के अंदर पहले से लिखा है, तो आर प्लस एच की घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। मतलब ऐसा हो जाएगा, आर प्लस एच की घात 3 और बटे GM। समझ गए इस बात को, क्योंकि जे आर प्लस एच अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक आर प्लस एच यहाँ पर पहले से है तो उसका गुणा हो जाएगा तो घात 3 बन जाएगा। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, परिक्रमण काल के लिए व्यंजक हो जाएगा। लेकिन इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आगे। वही, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो
जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर, वही स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, तेरे गुणा कर दूं तो जी एम बराबर आ जाएगा जी आर स्क्वायर। जी जो जी एम की वैल्यू आई है उसको समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक, तो जी एम का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं जी एम का मान समीकरण 3 में रख दे रहा हूं। देखिए जी एम का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने जी आर स्क्वायर जी एम। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत इसमें? देखिए थोड़ा सा और बचा है, इसको चाहो तो समीकरण नंबर मान लेना, कौन सा हो जाएगा जो भी क्रम से हो रहा हो। अब देखिए वही चीज हम फिर से लिखेंगे कि यदि जो उपग्रह जो है वो पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है, यदि वो पृथ्वी से दूर परिक्रमा कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि वो पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है तो फिर जो थोड़ा सा और बदल जाएगा, तो वही चीज हम फिर से लिखेंगे कि यदि उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा है तब फिर से वही r प्लस एच का जो मान है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, और फिर r प्लस एच का जो मान आएगा वो लगभग r के बराबर ही आएगा, तो r प्लस एच लगभग बराबर r, जो वैल्यू इसमें रख दें, r प्लस एच की जगह कितना लिख दें r, तब t बराबर 2 पाई, इसको कोई समीकरण नाम दे देना जो भी क्रम से आ रहा हो, तो 2 पाई इसकी जगह हो जाएगा r, और इसकी घात कितनी 3 और बटे जी आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर एक r बचेगा। ऐसी स्थिति में हम काटते नहीं है, ऐसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, तो t बराबर 2 पाई जी हो जाएगा r बटे जी। जब पृथ्वी के निकट जब उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तब उसके परिक्रमण काल का सूत्र है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे यही पृथ्वी के निकट उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए व्यंजक है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि सिद्ध करो पृथ्वी के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल 84.4 मिनट होता है। ठीक है, हम लिखेंगे हम जानते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू को जानते हैं, जी का मान और आर का मान, जी दो की जरूरत है, तो जी बराबर क्या लिखते हैं, वही 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर बराबर 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जो होगा 1000 मीटर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। टी का मान ज्ञात करना है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ये लिख देंगे, सूत्र टी बराबर, इसमें मान रख दें, मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये सब MKS पद्धति में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो t बराबर क्या आ जाएगा, आंसर भी MKS में ही आएगा, 2 पाई की वैल्यू रख दें 22/7 या 3.14 इंटू r 6.4 इंटू 10⁶ और बटे जी का मान कितना है 9.8। ठीक है, देखिए t बराबर, अब इसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आप इसको घर पे फुर्सत में करना, तो जी गुणा करेंगे 28 आ जाएगा इंटू, देखिए जी 10 की घात 6 बाहर निकालेंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगा जी, तो ठीक है, अब जे बचा दशमलव से दशमलव हटा दें। ठीक,
अब देखिए 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और बटे जी 98 है ना, लगभग 100 होता तो कितना आता था, 10 आता। इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका 9.8 आएगा लगभग, और जी गुणा में जैसे, ठीक है। देखिए इसका इससे गुणा करना और इससे भाग देना और फिर इसका गुणा करना है उसमें। तो जो पूरा कैलकुलेशन जो करोगे आप, देखिए समझना, 8 का इसमें पूरे में गुणा करना, फिर 9.8 से भाग देना, जो भी भाग आएगा उसमें 1000 से हमें गुणा करना है, ठीक है। जब पूरा जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो लगभग 5036 के आसपास आएगा, जिस सेकंड में आएगा आंसर, समझ गए ना, कहीं में आएगा सेकंड, क्योंकि हम MKS पद्धति में कर रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, MKS पद्धति में। और परिक्रमण काल क्या है, एक समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जी इतना सेकंड आएगा, ठीक है। इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप जानते हैं ना, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। 1 सेकंड बराबर निकालेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो T बराबर 1/60 मिनट। 60 का जब इसमें भाग देंगे तो लगभग वो ही आ जाएगा 84.4 मिनट, ठीक है। तो पृथ्वी के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 84.4 मिनट होता है, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि ये R और G के जो मान हैं वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि G का मान 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, कहीं कहीं बुक में 6400 किलोमीटर भी दी है और कहीं कहीं बुक में 6370 भी दी है किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर का त्रिज्या में डिफरेंस भी हो सकता है, जिसके कारण ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। तो यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मेजरमेंट है जिसमें ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसके कारण ये मान भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त।